वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में आपको समझाएंगे, याद करवाएंगे। क्या नाम है भाई? दोनों अभिक्रियाओं का नाम है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। पिछली क्लास में हमने किसके बारे में स्टडी की थी? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में तथा वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकारों के बारे में। याद किया था, समझा था, उदाहरण देखे थे। आज की क्लास में इन दोनों अभिक्रियाओं को पहले समझेंगे, फिर बोर्ड की एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे, और जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि और छोटे छोटे क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्लास को ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे भाई, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें। पहले अपन लेंगे विस्थापन अभिक्रिया को। किसको भाई? विस्थापन अभिक्रिया को। तो विस्थापन अभिक्रिया को अगर समझना है अपने को, कौन सी अभिक्रिया बच्चा? विस्थापन अभिक्रिया। लिख लो इसको, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चा? इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं, फिर आपको और एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। नोट्स बनाने वाली क्लास है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। लिखो आप, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, सुंदर सुंदर लिखना भाई, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील, नोट करना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से उसके परमाणु या समूह को विस्थापित कर देता है। उसके परमाणु या समूह को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेना। क्या लिखेंगे भाई डेफिनेशन में? एक बार वापस देखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील है, ठीक है, किसी यौगिक से, अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, ये दूसरे सेगमेंट में याद करेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से उसके परमाणु या समूह को विस्थापित कर देता है, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझेंगे कैसे? पहले भी हमने चर्चा की थी आप लोगों के साथ कि समझेंगे ऐसे। मान लो कि एक एक्टिव अधिक क्रियाशील तत्व है ए। क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व ए है। वह क्या करता है? किसी यौगिक कौन सा है? यौगिक है बच्चा, यौगिक किसे कहेंगे? बताओ देखें, यौगिक किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं यौगिक में, और लेकिन उनका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ एक अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कोई यौगिक है, लेकिन इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये ज्यादा एक्टिव है ए किससे? बी की तुलना में। इसलिए यह इस बी को हटा देगा यहाँ से, उसके, है ना, बी को हटा देगा, यौगिक से उसके परमाणु या समूह को विस्थापित कर देता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये बी को हटा देगा और उसकी जगह खुद क्या हो जाएगा बच्चा? जुड़ जाएगा। खुद क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसलिए कौन सा पदार्थ बन जाएगा? ए और सी बन गया। ए और सी, एसी बन गया। ठंडी ठंडी हवा खाओ आप। एसी बन गया है। और उसके बाद में अपन क्या देखते हैं? ये बी जो है ना, वो बी बेचारा अकेला हो गया है।
ठीक है ना। बी बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया है। तो क्या देखा आपने कि इधर अपन ने देखा कि एक अधिक क्रियाशील तत्व है ए, वह किसी यौगिक के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो शर्त क्या है, ये इस बी से यह ए जो है ना वो ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए। ये ए जो है इस बी से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए बी को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं। क्रियाकलाप कैसे करेंगे भाई, देखिए क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे इसको अपन कि एक अपन क्या लेते हैं बच्चा, परख नली लेते हैं। पहले तो अपन लोहे की 3 कील लेंगे भैया, लोहे की क्या लेंगे, कील लेंगे, लोहे की 3 कील, और ले लो भैया लोहे की कील ले लो, एक कील ले ली है अपन ने, दूसरी कील ले ली है लोहे की, ये तीसरी कील ले ली है, ये लो भैया तीसरी कील, 3 लोहे की कीलें ले ली। ठीक है, क्या किया अपन ने, क्रियाकलाप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे इस अभिक्रिया को अपन समझेंगे। प्रयोग क्या किया है, 3 लोहे की कील लिए हैं, ले ली, किसकी कीलें हैं, लोहे की। ठीक है, मतलब आप लिखेंगे क्या, 3 लोहे की कील लेते हैं, कील ले लिया, लेते हैं। दूसरी बात, इसे रेगमाल से रगड़ करके साफ करते हैं। क्या करते हैं भाई, रेगमाल से रगड़ कर साफ करते हैं, रेगमाल से रगड़ कर साफ करते हैं। रेगमाल से रगड़ कर क्यों साफ करेंगे भाई, रगड़ कर साफ कर लेते हैं। पहली बात तो साफ सफाई जरूरी है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि कोई भी धातु जो होती है ना, जब खुले में पड़ी होती है तो वह क्या करती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, जिसके कारण इन लोहे की या धातुओं की जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर एक पतली परत उस धातु के ऑक्साइड की चढ़ जाती है। ठीक है, धातु की ऑक्साइड की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए अन्य कोई पदार्थ उससे क्रिया नहीं कर पाते हैं। इस धातु की पतली धात्विक ऑक्साइड की पतली परत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चा, इसको रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लेंगे। साफ कर लेंगे तो एकदम ये चमकदार आपको कीलें दिखाई देने लग जाएंगी, लोहे की कीलें। ठीक है, अब देखो लोहे की कीलें जो होती हैं, आपको पता है लोहे का रंग किस प्रकार का होता है, वैसी होती है, या वाइट आपको दिख ही रही है। अब क्या किया, फिर हमने क्या किया भाई, एक परख नली ली, क्या ली बच्चा, परख नली। चलो भैया ये तो प्रयोग हो गया, 3 लोहे की कील ली, उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लिया। फिर इन परख नलियों को, इन कीलों को क्या किया, एक परख नली और ले ली। ये लो भैया एक परख नली है, हटा इसको, थोड़ा सा ऊपर करो इसको, परख नली लेते हैं। ये परख नली अपन ने ले ली है। ठीक है, इस परख नली में कॉपर सल्फेट का कुछ विलयन ले लेते हैं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, किसका, इस परख नली में क्या ले लिया बच्चा, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। एक परख नली लेते हैं और इसमें किसका विलयन ले लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट किसका विलयन है बच्चा, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चा CuSO4। समझ गए बात को, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। और एक और खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसको नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, नीला थोथा। नीला थोथा किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट जो है उसको, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को पानी में घोला जाता है ना, तो किस रंग का विलयन बनता है, नीले रंग का विलयन बनता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन जो होता है वह किस रंग का होता है, वह होता है बच्चा नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, 3 लोहे की कील ले ली, उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लिया। इन 3 कीलों में से 2 कीलें इस परख नली के में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दी। ठीक है, फिर तीसरी बात में क्या लिखेंगे, अब एक परख नली लेते हैं। अब एक परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। किसका विलयन बच्चा, कॉपर सल्फेट
समझ गए सूत्र क्या होता है कॉपर सल्फेट का? बोलिए CuSO4। कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। फिर चौथी बार अपन ने क्या किया, अब क्या करेंगे, जो 3 कील ली थी उन 3 कीलों पर, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, ये A कील है, ये B कील है और ये C कील है। इन 3 किलो में से 2 कीले किस में डुबो देते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। डुबो दो भैया, इन 3 किलो में से 2 कीले उठाओ और किस में ले जाओ? परख नली में ले जाओ। A कील तो ये डुबो दी है मैंने, डाल दो कॉपर सल्फेट के विलयन में। दूसरी कील ले ली है, इस कील को भी अपन किस में, इस कील को भी किस में डाल देंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे। लटका दिया परख नली में, इसको धागे से बांधा और धागे से बांध करके कॉपर सल्फेट के विलयन में इन दोनों कीलों को लटका दिया। एक कील अपन ने यहाँ पर सेफ रख ली, ताकि, क्यों भैया? इसलिए रख ली कि भाई मिलाएंगे सही, इसमें दोनों में कुछ डिफरेंट है क्या, कुछ असर पड़ा है क्या कीलों पर, ठीक है। तो क्या कर लिया, अब एक परख नली लेते हैं, उसमें परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं तथा इस कॉपर सल्फेट के विलयन में चौथा बिंदु क्या लिखेंगे? इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें लटका देते हैं। कितनी? 2 लोहे की कीलें लटका देते हैं। इतना सा अपने को काम करना है। अब आधा घंटा, 20 मिनट है, 25 मिनट है, जब इनको कुछ समय बाद इसको रखे रहने देते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था बच्चा? नीला। विलयन कैसा था? नीले रंग का था, ठीक है। क्या डाला इसमें? लोहे की कीलें। क्या डाल दिया? लोहे की कीलें, ठीक है। तो ये काम किया अपन ने। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक परख नली ली, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, उस कॉपर सल्फेट के विलयन में 3 लोहे की कीलें, जिनको रेगमाल से रगड़ करके अपने साफ कर रखा था, उनमें से 2 कीलें इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर दी बच्चा? डाल दी, धागे से बांध करके लटका दी, ठीक है। कुछ समय बाद हम क्या करते हैं? इसका परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करते हैं तो क्या हुआ? परीक्षण देखो आप, हम देखते हैं परीक्षण में क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, नीचे लिख लो आप परीक्षण। परीक्षण में क्या लिखेंगे? हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, क्या देखते हैं? 2 बातें आपको इस परख नली में दिखाई देंगी। कौन सी? लोहे की कीलें, नंबर 1, लोहे की कीलें भूरे रंग की हो जाती हैं। लोहे की कीलें किस रंग की हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती हैं। पहले थोड़ी वो मेरी तरह होती थी, सांवली सांवली लोहे के कलर की, और अब क्या हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है, जैसे इसने फेयर एंड लवली लगा ली हो, ठीक है। तो एक तो ये अपन देखते हैं कि लोहे की कीलें क्या हो जाती है बच्चा? भूरे रंग की हो जाती है। लोहे की कीलें भूरे रंग की हो जाती है, फेयर एंड लवली लगा लेती हैं। दूसरी चीज अपन क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग जो होता है ना, थोड़ा गंदला हो जाता है, मलिन हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? मलिन हो जाता है। तो ऐसी क्या घटना हो गई जिसके कारण लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन हो गया? तो इसको समझने के लिए अपने को वापस उसी एक्सपेरिमेंट में चलना पड़ेगा। क्या किया था अपन ने? ये लोहे की कीलें ली थी और इनको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया था। जब इनको बाहर निकाला ना, तो लोहे की कीलें किस रंग की हो रही थी बच्चा? लोहे की कीलें हो रही थी इस रंग की, भूरे रंग की। भूरी रंग की मत समझ लेना, भूरे रंग की, है ना। भूरे रंग की हो जाती हैं लोहे की कीलें। किस रंग की बच्चा? भूरे रंग की। चल भैया, भूरे रंग की कील हो गई है, ये भी भूरे रंग की कील हो गई है। अब आपके दिमाग में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ये दोनों बातें जो अपने देखिए ना, ये दोनों प्रश्न बन करके आते हैं। प्रश्न क्या बन करके आते हैं? प्रश्न ये बन करके आते हैं
कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कीलों का रंग भूरा क्यों हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है। दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इनको अपन समझेंगे। वास्तव में इस जो प्रक्रिया में क्या क्रिया हुई है उसको अपन नोट करते हैं। देखो क्या क्रिया हुई, तो देखिए अभिक्रिया क्या हुई इसमें, उसको अपन चर्चा कर लेंगे। अभिक्रिया भाई अपन ने क्या देखा, दो बातें देखी। पहले तो अपन ने क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट किया उसको देखिए। पहले अपन ने क्या किया, लोहे की कीलें ली थी, तो लोहे की कील लिख लीजिए, लोहे की कील, ठीक है। दूसरी बात क्या की थी अपन ने, लोहे की कील जो थी उनको अपन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था। किस में डाला था, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया था, ठीक है। तो क्या हो गया था भाई, दो घटनाएं हो गई थी। पहली घटना यह हुई कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो गया था। पहली घटना क्या हुई भाई, पहली घटना हुई नीला रंग गायब हो गया, ठीक है, किसका, कॉपर सल्फेट के विलयन का। दूसरी घटना यह हुई कि लोहे की कील कैसे हो गई भाई, भूरे रंग की, लोहे की कील भूरे रंग की हो गई। ये दो घटनाएं हुई ना इस अभिक्रिया में। तो अब इनको अपन समझेंगे क्या हुआ। लोहे की कील का सूत्र क्या होता है बच्चा, Fe, ध्यान में रखना, लोहे की कील का सूत्र होता है Fe, और Fe का एक और नाम है फेरस, और इसको क्या कहते हैं बच्चा, लोहा भी कहते हैं, ठीक है। लोहा या लोहे की कील ये कोई तत्व है, ठीक है। ये किस में डाला अपन ने, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। किसके विलयन में डाला, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। आपको पता है कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का होता है, नीले रंग का। किस रंग का, नीले रंग का, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसमें हुआ क्या कि इसको ध्यान देना पड़ेगा भाई। ये जो फेरस जो है ना, फेरस, यह किससे, इस कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। किससे ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। इसलिए जब फेरस व कॉपर आपस में क्रिया करते हैं तो इस कॉपर सल्फेट में से फेरस जो होता है इससे इस कॉपर को हटा देता है। तो क्या बन जाता है बच्चा, क्या बन जाएगा, देखिए बन ये जाता है, देखो FeSO4, कॉपर सल्फेट को हटा दिया, खुद इससे जुड़ गया, FeSO4 बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया बच्चा, फेरस सल्फेट। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और क्या रह गया अकेला, अकेले हम अकेले तुम, कॉपर जो है वह अकेला रह गया। ये देखो कॉपर क्या रह गया, अकेला रह गया। तो क्या हुआ घटना कि पहली बात तो क्या है, नीला रंग गायब क्यों हो गया भाई, नीला रंग गायब हो इसलिए हो गया कि नीला रंग था किसके कारण, कॉपर सल्फेट के कारण, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट उस परखनली में रहा ही नहीं, क्या बन गया उस परखनली में, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। तो फेरस सल्फेट या लोहे का सल्फेट बन गया, तो लोहे वाला रंग मेरे जैसा आएगा। इसलिए कॉपर सल्फेट का रंग के विलयन का रंग किस प्रकार का हो गया, मलिन रंग का हो गया। कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो गया और कैसा रंग हो गया, मलिन रंग। किसके कारण, फेरस सल्फेट बनने के कारण। अब दूसरा सवाल यह आता है कि लोहे की कील भूरे रंग की क्यों हुई। अरे भैया लोहे की कील भूरे रंग की इसलिए हो गई कि लोहे की कीलें किसमें डूबी हुई थी, कॉपर सल्फेट में। किसमें डूबी हुई थी, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई थी, ठीक है। किसके, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डूबी हुई थी, लोहे की कील डूबी हुई थी। ये लोहे की कील मान लो एक डूबी हुई थी ना। तो अब क्या है बच्चा, कॉपर अलग हो गया। क्या अलग हो गया, कॉपर। क्या अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। कॉपर किस रंग का होता है, भूरे रंग का। ये कॉपर इस विलयन में फ्री हो गया, अकेला घूम रहा है बेचारा, और अकेला घूम रहा है ना, तो इसकी परत लोहे की कील के ऊपर, ये कॉपर अकेला जो था वह लोहे की कील पर चिपक जाता है। अब बताओ कॉपर किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। अब लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर चिपक गया तो लोहे की कील कैसे रंग की दिखाई देंगे बच्चा, भूरे रंग की दिखाई देंगी। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में
अगर लोहे की कील डाली जाती है तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वह क्या हो जाता है, नीला रंग तो मलिन हो जाता है और लोहे की कीलें जो होती है ना उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। एग्जाम में लिख देना, बढ़िया प्रश्न आते हैं। कौन कौन से प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न क्या है, लोहे की कील भूरे रंग की क्यों हो जाती हैं? क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर सल्फेट के, जनरल साइंस वाले स्टूडेंट भी ध्यान दे लेना यहां पर कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर वह भूरे रंग की क्यों हो जाती है, वह भूरे रंग की क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्या आंसर बताएंगे? आंसर 1 नंबर का अगर प्रश्न आए तो आप क्या बता देंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर लिख लो, अगर कीलें लिख रखा है तो इनके ऊपर अगर कील लिख रखा है, लोहे की कील है ना, तो आप क्या लिखेंगे? इसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? कॉपर की परत चढ़ जाती है, या कॉपर चिपक जाता है, अपन यूं भी कह सकते हैं। कॉपर चिपक गया ना तो वह किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग की हो जाती है। दूसरी बात, कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे? दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है, मलिन क्यों हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे? फेरस सल्फेट बनने के कारण। किसके कारण बच्चा? 1-1 नंबर के प्रश्न है, सिंपल सी बात है, फेरस सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ना, कॉपर सल्फेट का तो रहता नहीं है, फेरस सल्फेट के बनने के कारण। किसका बन जाता है वह? फेरस सल्फेट के बनने के कारण। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट, एकदम सबसे छोटे आंसर मैंने आपको बताए हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाएं 1-1 नंबर के, तो आप इसको कर देना। ज़्यादा नंबर के अगर आए 2-3 नंबर के, तो मैंने पीछे जो आपको बताया है, जो समझाया, वो सारी बात उसमें लिख देंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं किसके बारे में बच्चा? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहले, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे बच्चा? इसकी परिभाषा। किसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया? सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया लिख लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के अभिकारकों के बीच, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, सिंपल सी डेफिनेशन लिखाएंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच क्या होता है बच्चा? आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कैसे भाई? देखिए, समझिए इस बात को कि पहले अपन ये लिखेंगे कि एक ही, अब समीकरण में समझाएंगे पहले आपको कि मान लो एक यौगिक है A और B से मिलकर बना हुआ है, ये कोई यौगिक है। दूसरा यौगिक है वह C और D, 2 तत्वों से मिलकर बना है, C और D। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है इस, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये जो A है वह तो किसके साथ जुड़ जाता है? D के साथ, और ये जो B है वह किसके साथ जुड़ जाता है? C के साथ।
ठीक है, आयनों का क्या हो गया, अदला बदली। इसने अपना बी सी को दे दिया, इसने अपना बी जो है वो सी को दे दिया, और इस सी ने अपना डी जो है वह ए को दे दिया। तो क्या बन जाएगा, आयनों का क्या हो गया बच्चा, आदान प्रदान हो गया। इसलिए क्या बन जाएगा, देखो ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस क्या बन जाएगा, बी सी, बी और सी, क्या हो गया, आयनों की अदला बदली हो गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से, इस प्रयोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। कैसे भाई, दो प्रश्नलियाँ लेते हैं पहले, चलो ले लो भाई प्रश्नली लो पहले, उसके बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक प्रश्नली ये ले ली, चलो प्रश्नली बनाओ पहले, एक इधर, ठीक है, दो प्रश्नलियाँ लेते हैं बच्चा। एक प्रश्नली ये ले ली हमने और दूसरी प्रश्नली ये ले लिया। ठीक है, एक प्रश्नली में अपन क्या लेते हैं, सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम सल्फेट, क्या लेते हैं बच्चा, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। और दूसरी में लेते हैं बच्चा बेरियम क्लोराइड, दूसरे में क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड लेते हैं हम। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या ले लिया इसमें, ध्यान से देखना, प्रश्नली ए और प्रश्नली बी, दो प्रश्नलियाँ ले ली, एक प्रश्नली ए और एक प्रश्नली बी। ए प्रश्नली जो है उसमें किसका विलयन ले लिया भाई, क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट, एक प्रश्नली में सोडियम सल्फेट ले लिया है, और दूसरी प्रश्नली जो है उसमें हमने ले लिया है बच्चा बेरियम क्लोराइड। क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब क्या किया, इस प्रश्नली में से ये बेरियम क्लोराइड मिला करके उठा करके इसमें डाल दिया। ठीक है, तो क्या बन गया भाई, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या हो गई भाई, इसमें मिक्सअप हो गया। क्या हो गया, मिक्सअप, दोनों को क्या डाल दिया इसमें से, ये जो बेरियम क्लोराइड जो है कौन सी प्रश्नली में डाल दिया, ए प्रश्नली में डाल दिया। तो क्या होता है, अपन थोड़ी देर बाद अपन क्या देखते हैं कि ये जो प्रश्नली है उसके पेंदे में श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप। ठीक है, अब आप पता लगाओ कि अभिक्रिया कौन सी हो गई, द्वितीय विस्थापन हुई है या और कोई सी अभिक्रिया। देखिए ये अभिक्रिया क्या है, श्वेत अवक्षेप बन रहा है पेंदे में कोई ना कोई, मतलब कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बना उत्पाद किसी पात्र के पेंदे में जम जाए, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये जो एक एग्जाम्पल है वह दो अभिक्रियाओं का है। कौन कौन सी, एक तो अवक्षेपण अभिक्रिया का और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया का। दूसरा कौन सा बच्चा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या किया अपन ने, दो प्रश्नलियाँ ली, एक में सोडियम सल्फेट डाला, दूसरे में बेरियम क्लोराइड डाला। बेरियम क्लोराइड किस में डाल दिया, फिर उठा करके दूसरी प्रश्नली से सोडियम सल्फेट वाली प्रश्नली में हमने क्या देखा कि एक श्वेत रंग का अवक्षेप उस प्रश्नली में जम जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला, देखिए कि अभिक्रिया हो गई इन दोनों के बीच में। किन किन के बीच में बच्चा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4, और दूसरा यौगिक कौन सा लिया था अपन ने, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड दो यौगिक हो गए, एक सोडियम सल्फेट है दूसरा बेरियम क्लोराइड है, तो दोनों ने जब आपस में अभिक्रिया की तो क्या बन गया बच्चा, NaCl, सोडियम क्लोराइड और प्लस बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो है इसका श्वेत अवक्षेप, देखो NaCl तो किसका नाम है, नमक का, जो घर में अपन नमक काम में लेते हैं, साधारण नमक, उसको क्या, उसका सूत्र क्या होता है, NaCl।
ठीक है, तो NaCl तो उस पानी में घुला हुआ रहेगा, लेकिन सोडियम सल्फेट जो है, ये बेरियम सल्फेट जो है, क्या नाम है इसका, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होता है वह परख नली में, पेंदे में जम जाता है, यानी कि बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया, ये एग्जाम्पल जो है यहां पर 2NaCl लगा लीजिए, बाकी का समीकरण एकदम सही है। तो क्या लिखेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2 NaCl प्लस BaSO4। ये कौन से अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। क्यों, क्योंकि सोडियम का जो सल्फेट है और बेरियम का जो क्लोराइड है, लेकिन सोडियम ने बेरियम का क्या ले लिया, क्लोराइड ले लिया, और बेरियम ने सोडियम का सल्फेट ले लिया। समझ गए, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, दोनों ने आदान प्रदान कर लिया है आयनों का। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।